नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम बायोलॉजी की इस क्लासेस में हम लोग सेल और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने सेल क्या है उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, और हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी कवर किया है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक है। सेल की जो कंपोनेंट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सेल के विषय में पढ़ चुके हैं। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये सबसे छोटा जो यूनिट होगा उसको ही हम लोग बोलते हैं, जीवन का सबसे छोटा छोटा यूनिट को ही हम लोग सेल बोलते हैं। तो दोस्तों, सेल का जो न्यूक्लियस है उसको विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ये सेल के अंदर में सेंट्रली लोकेटेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, सेंट्रली लोकेटेड होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे अंडा हो गया दोस्तों, तो अंडे के अंदर में जो कुसुम हम लोगों को मिलता है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल का ब्रेन बोलते हैं, या डायरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। मतलब सेल में जितना सब जो ये कार्य जो होगा वो सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ये हमारा न्यूक्लियस ही करता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये सबसे साइज में सबसे बड़ा होता है स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो कंपोनेंट्स कौन सा है, न्यूक्लियस का कंपोनेंट क्या क्या है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूक्लियस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक है न्यूक्लियस एनवेलप और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोस्तों, न्यूक्लियर एनवेलप क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? एनवेलप मतलब कवर, या हम लोग मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो जो मेम्ब्रेन या कवर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो एनवेलप। मतलब जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, जो पर्दा सेल को कवर करके रखता है। उसी प्रकार से न्यूक्लियस को कवर करने के लिए क्या है? न्यूक्लियस एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये दो लेयर से बना हुआ होता है। एक है इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे इनर, मतलब अंदर वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और बाहर वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से इनर और आउटर ये दो लेयर बनकर मिलकर के हमारा ये एनवेलप या मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है दोस्तों। और इसके अंदर में ही जो कंपोनेंट, ये मेम्ब्रेन के अंदर में ही सारी कंपोनेंट रहता है, किसका? न्यूक्लियस का, है ना। इसके अंदर में हम लोग को न्यूक्लियस मिलेगा, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता है ये क्रोमोटिन, है ना। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम लोगों को इसमें मिलता है। उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस स्ट्रक्चर में जैसे बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा ये दिखाई दे, पोर दिखाई दे रहा होगा, ये गैप थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये पोर है। ये एक एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लेने के लिए जो, मतलब ये एक रास्ता, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हमारा न्यूक्लियस, ये पोर, न्यूक्लियर पोर ये प्रोवाइड कराता है। मतलब बड़ा मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर में लाने के और बाहर ले जाने के लिए काम में आता है, ये पोर। और एक चीज़ है दोस्तों, वो है, अभी हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं दोस्तों। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल, और सेल के अंदर में जो लिक्विड या फ्लूइड होता था हम लोग उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी प्रकार से न्यूक्लियस में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे दोस्तों। इस फ्लूइड में ही सारे कंपोनेंट्स होता है। जैसे साइटोप्लाज्म में ही सेल के सारी जो कंपोनेंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर में जो ये फ्लूइड होगा उसमें उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का सारा कंपोनेंट, जैसे न्यूक्लियस और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रोमोटिन बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहता है। तो दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप कॉम्पोस्ट ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इनर और आउटर मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। कवर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है,
न्यूक्लियस को ये क्या कर देता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। और पोर्स आर प्रेजेंट कॉल न्यूक्लियोपोर्स। पोर्स जो छोटा छोटा जो गैप था, जो पोर था, ये प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियो एनवेलप में। परमिट मटेरियल ट्रांसपोर्ट, तो दोस्तों ये बेसिकली एनवेलप, ये क्या होता है, इसके थ्रू ही क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की तरफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता रहता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। तो दोस्तों इसके बाद जो आता है दोस्तों वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म दोस्तों क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड या फ्लूइड जो होगा न्यूक्लियस के अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ग्राउंड सब्सटेंसेस, ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ये बेसिक सब्सटेंसेस है जिसके द्वारा ही सारी ये न्यूक्लियस, जिसमें ही सारी न्यूक्लियस का जो फंक्शनल जो ये होता है, फंक्शंस जो होता है उसके थ्रू ही होगा, मतलब कंपोनेंट्स का लेन देन आदान प्रदान, और सारी कंपोनेंट्स न्यूक्लियस का इस फ्लूइड में ही प्रेजेंट होता है। कवर्ड बाय न्यूक्लियो एनवेलप, तो ये न्यूक्लियो एक एनवेलप है जो इसको कवर करके रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोटिन मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोगों को न्यूक्लियोलस मिलेगा एंड क्रोमोटिन मटेरियल मिलेगा। दोस्तों ये न्यूक्लियर, इसमें आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में और एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस है। इसका फंक्शन भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो न्यूक्लियस और उसके बाद ये क्रोमोटिन मटेरियल, आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये है क्रोमोटिन मटेरियल और ये न्यूक्लियस। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेगा, ये दोनों ही हम लोगों को, हमें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोग ये प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमें तो न्यूक्लियस और क्रोमोटिन मटेरियल ये न्यूक्लियोप्लाज्म में हम लोगों को मिलता है। तो अभी न्यूक्लियस को समझते हैं। न्यूक्लियस एक या उससे ज़्यादा अधिक हो सकता है, और ये न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, राइबोसोम इसको फॉर्म करने का काम किसका है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या सिंथेसिस करता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या सिंथेसिस करता है, प्रोटीन। प्रोटीन का जो कारखाना है, फैक्ट्री है, इसको हम राइबोसोम को बोलते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम को लेकर के हम लोग, ये राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और राइबोसोम को बनाने का काम कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस ये एक से अधिक हो सकता है। क्रोमोटिन मटेरियल जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, क्रोमोटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एनलार्ज्ड एंटेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और क्रोमोटिन मटेरियल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये क्रोमोटिन ही क्रोमोसोम बन जाता है। उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ से बनेगा, क्रोमोटिन। क्रोमोटिन ही क्रोमोटोम क्रोमोसोम को फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ये थ्रेड, ये रस्सी टाइप का जो ये है, ये क्या होता है, जब सेल डिवीजन होने का समय होता है, जब सेल डिवीजन होने का समय होगा तो ये क्रोमोटिन ही क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो ये एक इस तरफ एक और इस तरफ एक, ये दो मिल करके एक एक पैच बना लेता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक, मतलब ये हो गया आपका क्रोमोसोम, ये हो गया दो मिल करके एक इस तरफ एक और इस तरफ एक, ऐसे एक क्रोमोसोम बन गया। और इस क्रोमोसोम को ही हम, क्रोमोसोम से ही हमें डीएनए मिलेगा, और डीएनए का जो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, जेनेटिक मटेरियल। उसको हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमोटिन से बना हुआ है। क्रोमोटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम, क्रोमोटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट कब होता है, जब विजिबल कब होगा, जब सेल डिवीजन होगा तभी ये विजिबल होता है। और इसमें हम लोगों को क्रोमोसोम में ही क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। और डीएनए में ही हम लोगों को क्या मिलेगा, जीन, जेनेटिक मटेरियल या जीन हम लोगों को डीएनए में मिलता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो फंक्शनल सेगमेंट क्या हो गया, डीएनए का हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। जीन में क्या होता है, या डीएनए में या क्रोमोसोम में दोस्तों, इसमें हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोडेड रहता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये पास आउट होता है, ये जीन में ही मिलता है।
जीन या डीएनए या क्रोमोसोम हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब क्रोमोसोम से ही हमें क्या मिला, डीएनए मिला, और डीएनए को ही एनालिसिस करके हम लोगों को जीन मिलता है। तो इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल से, डीएनए को हम लोग और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे, जीन जीन की स्ट्रक्चर और जिन सारी वगैरह चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे और एक वीडियो में। तो क्रोमोसोम से हम क्रोमोटिन से क्रोमोसोम मिला, क्रोमोसोम से हम लोगों को क्या मिलता है, डीएनए, और डीएनए को ही हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें जीन मिलेगा। तो ये दोस्तों, ये मतलब ये अलग अलग फॉर्म है। तो जीन क्या करता है, जीन में हम लोगों का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे है ना, जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर या ऑर्गेन का जो एक एक पार्ट है वो कहाँ पर होगा बॉडी में, और वो स्ट्रक्चर उसका कैसा होना चाहिए, हाथ में 5 उंगली, सर में बाल, और आँख, ये आँख, नाक, चौका, नाक, ये सारी जो हमारा जो ऑर्गेन्स है, ये एक एक सेल और सेल से बना हुआ रहता है। तो ये सेल किस फॉर्म में होगा और कैसे ये सेल डिवीजन होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ये कैसे मिल करके एक पूरा ये टिश्यू, और टिश्यू के बाद ये ऑर्गेन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो होगा, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये जीन में होता है ना, या हम लोग बोल सकते हैं डीएनए में, या आप लोग क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डीएनए में मिलता है। तो दोस्तों, डीएनए में ये एनकोडेड रहता है, और ये क्या होता है, सेल डिवीजन के समय में ये डिकोड होता है, और इसके आधार से ही सेल डिवीजन होता है। और ये सेल डिवीजन होने के बाद हमारा वेराइटी टाइप ऑफ ऑर्गेन, बॉडी का जो ऑर्गेन है ये बनता है। मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। मतलब ये क्या होता है, सेल डिवीजन के समय में ये डिकोड और एनकोड होता रहता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देख लेते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियस में क्या होता है, कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रमिक जो हेरिडिटी के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस में ही वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूक्लियस में हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस में ही हम लोगों को क्रोमोटिन मिलेगा, क्रोमोटिन, क्रोमोसोम और डीएनए, जीन। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनकोड करने का काम, सारी एनकोड डिकोड करने का काम न्यूक्लियस में ही चलता रहता है। तो ये कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस में ही कंट्रोल होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर में जितने भी प्रकार का जो फंक्शन चलता रहता है, इन सारी फंक्शंस को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्ट करना, इसका काम भी हमारा न्यूक्लियस में ही होता है। जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम प्रोटीन बनाना का जो राइबोसोम, जो प्रोटीन का फैक्ट्री है, और राइबोसोम कहाँ बनता है, हमारा न्यूक्लियस में बनता है, और न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का ही पार्ट है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम न्यूक्लियस में ही चलता रहता है। हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए, इसको स्टोरेज करना, ये बनाने का काम भी न्यूक्लियस में ही चलता रहता है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, आरएनए इन न्यूक्लियस। दोस्तों, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये इसका बनाने का काम, प्रोडक्शन का काम, ये सारी स्टोरेज करना और बनाना, ये क्या होता है, न्यूक्लियस में चलता रहता है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड से क्या काम लेना है, इसका भी, ये सारी चीज़ों का जो फंक्शन है ये न्यूक्लियस में चलता रहता है, और इसको भी कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस ही करता है। साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दोस्तों हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल्स में समझेंगे। इन विच मैसेंजर आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए का टाइप्स होता है दोस्तों, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसपोर्ट आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम में होता है। तो दोस्तों, आरआरएनए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करता है। और मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करने का जो काम है, जैसे एक एक प्रोटीन क्या बनता है, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो ये 20 प्रकार का एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। और ये जो 20 प्रकार का प्रोटीन का ये एमिनो एसिड है, वो 10 प्रकार का एमिनो एसिड हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होता है। इसको हमें बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन बाकी जो 10 प्रकार का जो एमिनो एसिड है ये बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इसको हमें क्या करना होता है, भोजन के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो
आर मैसेंजर आरएनए ये क्या करता है, उन मैसेज फॉरवर्ड करता है ट्रांसपोर्ट आरएनए को, कि क्या होता है, जो एमिनो एसिड है, जो ये जो 10 अलग प्रकार का जो बाहर से लेने वाला जो ये एमिनो एसिड है, इन सब को लेकर के ये ट्रांसपोर्ट आरएनए को देता है। ट्रांसपोर्ट आरएनए इन सब को कैरी करके किसको देगा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम में क्या होगा, ये सारी प्रोटीन एमिनो एसिड को, ये सबको कंपोनेंट्स को मिला करके प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा। तो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये क्या कर देता है, एक मतलब सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होगा, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर में आने का परमिशन मिलेगा और कुछ नहीं, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पर जाना है, कौन सा चीज़, मतलब कंपोनेंट मॉलिक्यूल किस पार्ट को चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, ये चीज़ों को भी पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम हमारा न्यूक्लियस करता है। तो दोस्तों इतने, मतलब ये न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे कि ब्रेन ऑफ सेल, मतलब सेल का ये ब्रेन है। ये पूरी सेल का जितना भी फंक्शन है, सारी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। जैसे हमारे ब्रेन हमारा सारी काम को कोऑर्डिनेशन करता है, सारी फंक्शंस को ये कंट्रोल कर लेता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसमें और एक बार डिटेल से हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो न्यूक्लियस सेल के अंदर में जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा वो न्यूक्लियस ही होगा, और वो इसको हम लोग ब्रेन का जो सेल का हम लोग ब्रेन बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये किससे बना हुआ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आई आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लीजिए। और इस चैनल में आप लोगों को हम लोग बाकी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को भी लेकर के हम लोग चर्चा कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।